नमस्कार साथियों, अमर कृषि यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्याज में होने वाली बैंगनी धब्बा रोग के बारे में। इसे पर्पल ब्लॉच भी कहते हैं। वैसे तो प्याज में और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इन सभी बीमारी के बारे में इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा। साथियों, इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे बैंगनी धब्बा रोग के लक्षण के बारे में, फिर उसके रोग कारक के बारे में, फिर बीमारी के लिए अनुकूल जलवायु के बारे में, और फिर बात करेंगे हम इसके मैनेजमेंट के बारे में। वीडियो के आखिरी में हम आपको बताएंगे इस बीमारी के लिए सबसे अच्छी रासायनिक दवाई के बारे में। दवाई कब देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो साथियों, वीडियो में बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, प्याज के इस पत्ती में एक धब्बा है और यह पत्ता इस प्रकार से मुड़ा हुआ है। साथियों, ये है लक्षण प्याज के बैंगनी धब्बा रोग का। लेकिन शुरुआत में ही बीमारी ऐसी नहीं दिखती है। बीमारी की शुरुआत होती है एक सफ़ेद रंग के धब्बे से। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, पहले पत्तों में इस प्रकार से सफ़ेद सफ़ेद धब्बे बनते हैं और ये धब्बे धसे हुए रहते हैं। उसके बाद इन धब्बों का आकार बढ़ता है और इस प्रकार ये लंबाई में बढ़ते हैं। बाद में पत्ते का यह हिस्सा कमज़ोर हो जाता है और पत्ता यहाँ से टूटकर मुड़ जाता है। उसके बाद जब तापमान और वायुमंडल की नमी बीमारी के अनुकूल होती है तो इस प्रकार से हल्के बैंगनी रंग का यह धब्बा हो जाता है और यह धब्बा भी कॉन्सेंट्रिक होता है, समकेंद्रीय। इस प्रकार से रिंग बनते हैं। यह बीमारी कंद में भी अटैक करता है और भंडारण के समय कंद सड़ते हैं। बीमारी के लक्षण कंद में और इसके तने में भी दिखाई देता है। अगर इस प्रकार के कंद को हम उखाड़ कर भंडारण करेंगे तो उस समय यह बीमारी कंद को सड़ाती है। वैसे कंद के सड़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक कारण बैंगनी धब्बा रोग भी हो सकता है। स्टेम फाइलियम ब्लाइट भी कुछ इसी तरह से दिखाई देता है, लेकिन स्टेम फाइलियम में पत्ते ज़्यादा टूटते नहीं हैं। उसमें भी टूटते हैं लेकिन कम मात्रा में टूटते हैं, और बैंगनी धब्बा रोग में बहुत ज़्यादा मात्रा में टूटते हैं। स्टेम फाइलियम ब्लाइट में बीमारी की शुरुआत पीले रंग के धब्बे से होती है, लेकिन बैंगनी धब्बा रोग में यह सफ़ेद रंग के धब्बे से शुरुआत होती है। स्टेम फाइलियम ब्लाइट में धब्बे का रंग बाद में काला पड़ जाता है, लेकिन बैंगनी धब्बा में यह बैंगनी रंग का हो जाता है। साथियों, अब हम बात करते हैं इसके रोग कारक के बारे में। यह बीमारी एक कवक से होती है और कवक का नाम है अल्टरनेरिया पोरी, और इसके स्पोर्स कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। स्पोर का एक भाग इस तरह से नुकीला होता है। इस प्रकार के धब्बे में स्पोर बनते हैं और यहाँ से स्पोर हवा के द्वारा फैलकर दूसरे पत्तों में जाते हैं और वहाँ पर इन्फेक्शन करते हैं और बीमारी को फैलाते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं इसके प्रबंधन के बारे में। इसके प्रबंधन के लिए हमें समन्वित प्रबंधन तकनीक अपनाना चाहिए। जैसे कि गर्मी के महीने में हमें खेत की गहरी जुताई करनी है, खेत की साफ़ सफाई अच्छे से करनी है, स्प्रिंकलर का उपयोग हमें नहीं करना है, ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं करना है, बार बार एक ही खेत में प्याज की खेती नहीं करनी है, और हमें जैविक कवकनाशी जैसे कि ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास का उपयोग बार बार करना है। ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास से सबसे पहले हमें बीज का उपचार करना है। उसके बाद रोपाई से पहले छोटे छोटे पौधों के जड़ों को जैविक कवकनाशी के सॉल्यूशन में डुबाना है। उसके बाद फसल जब खेत में लग जाएगा तो कम से कम 3 बार इन जैविक कवकनाशी को हमें स्प्रे करना है। ऐसा करेंगे तो यह बीमारी आएगी ही नहीं। हमें ज़्यादा मात्रा में कार्बनिक खाद का उपयोग करना है, और जब हमारे खेत में बैंगनी धब्बा रोग का प्रकोप बढ़ जाएगा तो उस अवस्था में जैसे ही हमारे प्याज परिपक्व हो जाएंगे, हमें शुष्क मौसम के दौरान कटाई या कंद को निकाल लेना है, और भंडारण से पहले कंद को धूप में अच्छे से सुखाना है। ऐसा करने से भंडारण के समय यह बीमारी कम मात्रा में आती है। साथियों, अब हम बताते हैं आपको इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट कवकनाशी या फंजीसाइड के बारे में।
सबसे अच्छा है कार्बेंडाजिम और मेन्कोजेब। इसका 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। मेन्कोजेब और कैप्टान इन दोनों को भी ले सकते हैं और इसका 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से उपयोग करना है। एजॉक्सिट्रोबिन और डाइफेनोकोनाजोल, इसका 1 ml प्रति लीटर की दर से। एजॉक्सिट्रोबिन और टेबुकोनाजोल, इसका 1.5 ml प्रति लीटर की दर से। डाइफेनोकोनाजोल, इसका 1 ml प्रति लीटर की दर से। प्रोपिकोनाजोल 1 ml प्रति लीटर की दर से। मेटिरम और पैराक्लोस्ट्रोबिन, इसका 2 से 3 ml प्रति लीटर की दर से। बोस्केलिड और पैराक्लोस्ट्रोबिन, इसका 1 ml प्रति लीटर की दर से या फिर 200 से 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से। इन कवकनाशी में से किसी का भी हम स्प्रे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्प्रे कब करना है। साथियों, हमें बीमारी के बढ़ने का इंतज़ार नहीं करना है। हमें हर दिन अपने खेत का सर्वे करते रहना है। जैसे ही कुछ पौधों में इस प्रकार से सफ़ेद सफ़ेद धब्बे दिखाई दें, हमें रासायनिक दवाई का स्प्रे करना चाहिए। और अगर मौसम बीमारी के लिए अनुकूल है तो हमें 7 से 10 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार इसका स्प्रे करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके अनुकूल जलवायु के बारे में। इसके लिए भी हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, मतलब कि थोड़ी गर्मी होनी चाहिए और मौसम में नमी होनी चाहिए। तापमान 21 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80 से 90% तक होता है। अगर नमी 80 से 90 और तापमान 21 से 30 है तो ऐसे मौसम में यह बीमारी ज़्यादा मात्रा में आती है। और जब इस प्रकार का मौसम बने तो हमें रासायनिक दवाई का उपयोग करना चाहिए।